नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पुस्तक में से, और विचारकों की श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे जॉन लॉक के बारे में। जैसा कि हमने अपने पूर्व के वीडियो में पढ़ा थॉमस हॉब्स के बारे में, और उस समय मैंने आपको बताया था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में जब नाम आता है तो हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों का नाम आता है। जहां थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण स्वार्थी और भयग्रस्त रूप में बताया है, उसके बाद उसने मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था बताई है, समझौते के कारण बताए हैं और समझौते का स्वरूप बताया है, और समझौते के परिणाम स्वरूप एक निरंकुश राजा की सत्ता की स्थापना की बात कही है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जॉन लॉक, जो कि उदारवाद की आत्मा के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा में स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। जॉन लॉक ने शासन के लिए यह माना कि स्वतंत्रता व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अधिकार है और उसकी रक्षा के लिए राज्य का होना आवश्यक है। वह शासन शक्ति को निश्चित मर्यादाएं सौंपता है और यह मानता है कि अगर कोई शासक सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या कुशासन कर रहा है तो ऐसे शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार जनता को दिया जाता है। इसके अलावा उसने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया और यह माना कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, किसी भी संप्रदाय का सदस्य होने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और यही कारण है कि जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। लॉक ने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, शासन पर 2 लेख। हमें जैसा कि ज्ञात है 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति हुई थी, और इस क्रांति के पश्चात औचित्य और वैधानिकता पर बहुत अधिक वाद विवाद हुए थे। लॉक ने क्रांति के 2 वर्षों के पश्चात अपने ग्रंथ शासन पर 2 लेख 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में क्रांति का समर्थन किया, और इस प्रकार से लॉक जो है वो उदारवादी शासन को स्वीकार करने वाला महान विचारक कहा जाता है। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत हमने जैसे कि हॉब्स में देखे थे मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता और समझौते का स्वरूप, तो इसी तरीके से जॉन लॉक ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य के स्वभाव का चित्रण किया है। ठीक हॉब्स के विपरीत लॉक का मानव जो है वो सहयोग, दया, प्रेम और सद्भावना का पोषक है। वह दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता है, सहयोग की भावना से जीवन यापन करना चाहता है, और यह माना है कि व्यक्ति चूँकि सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो उसके समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, और ये दायित्व जो है वो परस्पर सहयोग के द्वारा ही संपादित किए जा सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर दया, प्रेम, सद्भावना आदि सद्गुण भी विद्यमान होते हैं, और इसी के अनुसार व्यक्ति अपना आचरण करता है। हालांकि जब क्रांति हुई थी और उसके बाद उसे देश से निकाला भी गया था, तो उसके दुखमय जीवन का आरंभ हुआ था। लेकिन इसके पश्चात भी उसने यह माना कि व्यक्ति अच्छाई और बुराई
दोनों का सम्मिश्रण है और हम यह नहीं कह सकते कि व्यक्ति में केवल बुराई ही बुराई होती है। और यही कारण है कि उसने 1688 की जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी उसमें उसने देखा था कि किस तरीके से शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा एक देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और शासन की सत्ता राजा के हाथों से निकलकर जनता को सौंप दी गई। तो ऐसे में वो इतना अधिक मनुष्य के स्वभाव से प्रभावित हुआ कि उसने मनुष्य को अच्छाई के रूप में ही देखा। जॉन लॉक के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का भी चित्रण किया गया है और उसने जो प्राकृतिक अवस्था बताई है उसमें उसने कहा है कि चूंकि मनुष्य प्रेम, सहयोग, दया, सद्भावना से परिपूर्ण प्राणी है, इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था जो है वो प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था नहीं है, बल्कि शांति, संपन्नता, सहयोग, स्वतंत्रता की अवस्था है। उसकी प्राकृतिक अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसने व्यक्तियों को अधिकार दिए और उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समस्त प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की सृष्टि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं में श्रम के कारण हुई है। जैसे पेड़ में फल फूल लगे हुए हैं तो वे सबके हैं, और यदि परिश्रम करके मैंने तोड़ा तो किसके हो गए? मेरे हो गए। लॉक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समान मानता है, लेकिन उसका यह विचार है कि समानता अधिकारों की समानता है, शक्ति की समानता नहीं होती। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में विवेक के द्वारा शांति स्थापना की अवस्था रहती है। उसने साफ कहा है कि तुम दूसरों के प्रति वही व्यवहार करो जिसकी तुम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा रखते हो। लॉक ने सामाजिक समझौते की बात कही है। अगर हम देखें, जैसा कि उसने मानव के स्वभाव का चित्रण किया है, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, तो एक चीज़ महसूस होती है कि जब इतना अच्छा व्यक्ति का स्वभाव है और उस समय की जो प्राकृतिक अवस्था है वो इतनी शांतिपूर्ण अवस्था है, तो ऐसे में व्यक्ति को समझौता करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो यहाँ लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था निश्चित रूप से नो डाउट आदर्श है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है और इसमें स्थायित्व की भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कुछ असुविधाएं हैं, कुछ कमियां हैं, जैसे कि प्रकट और सर्वमान्य नियम नहीं है जिसके आधार पर उचित अनुचित का वह निर्णय कर सके। इसके अलावा निर्णयों को कार्यान्वित करने वाली शक्ति नहीं है। इसलिए मनुष्य ने क्या किया? 2 प्रकार के समझौते किए। पहला समझौता जो मनुष्य के द्वारा यह तय किया गया कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देंगे। परिणाम स्वरूप कानून के निर्माण का अधिकार समाज को प्राप्त होगा। वह मनुष्य के व्यक्तिक और सामाजिक हित के लिए उपयोगी मानता है। दूसरा समझौता है जिसे समाज के लोगों ने मिलकर शासक से किया, जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति हुई। यह समझौता अगर हम कहें तो शासक और शासित के मध्य समझौता है। तो 2 प्रकार के समझौते, एक व्यक्ति के बीच और दूसरा समाज और राज्य के बीच में समझौता। लॉक के सामाजिक समझौते की जो विशेषताएं हैं उसमें हम देख रहे हैं कि 2 प्रकार के समझौते की बात करता है। पहले समझौते के अंतर्गत वह राजनीतिक समाज की स्थापना करता है और दूसरे समझौते के अंतर्गत शासक व शासित के मध्य शर्तें तय करते हुए सरकार की स्थापना की बात कहता है। इसके अलावा समझौते के परिणाम स्वरूप लोगों ने क्या किया? प्राकृतिक अवस्था के जो अधिकार हैं उनका त्याग कर दिया जाता है और इन अधिकारों के त्याग
के लिए भी एक शर्त लागू की जाती है कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए ही संपादित करेगा। अगली जो सामाजिक समझौते की विशेषता वह बताता है कि समझौते के आधार पर राज्य संस्था का जो निर्माण हुआ वह राज्य संस्था मनुष्य की अनुमति और सहमति का परिणाम है। इसके अलावा राज्य की जो संस्था है, राज्य की जो संस्था है वो सशक्त समझौते का पक्ष है। समझौते की शर्तें उस पर आवश्यक रूप से लागू होंगी, उसके लिए समझौते का पालन करना आवश्यक होगा और इस प्रकार राज्य लॉक जो है वो निरंकुश राजतंत्र की नहीं बल्कि मर्यादित राजतंत्र की बात कहता है। इसके अलावा वह शक्ति विभाजन का भी समर्थक है, राज्य और समाज के अंतर को स्वीकार करता है और इस प्रकार से वह ये मानता है कि शक्ति जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में, एक संस्था के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए बल्कि उसको विभाजित रखा जाना चाहिए। लॉक के द्वारा जिस सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात कही गई निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा है। जैसा कि हमने पढ़ा, मनुष्य का स्वभाव पूर्ण शांतिपूर्ण, प्राकृतिक अवस्था, बहुत अच्छी अवस्था, सुखमय अवस्था, समझौते का कारण, समझौते में समाज के दोनों पक्ष, समाज और राज्य दोनों पक्षकार, ऐसा नहीं है कि केवल समाज के लोगों ने समझौता किया है बल्कि समाज के लोगों ने आपस में पहले समझौता किया और फिर शासक के साथ समझौता किया। लेकिन इतनी अच्छाइयाँ होने के बाद भी लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की जाती है। आलोचना के जो बिंदु हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भ्रमपूर्ण। लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था को चित्रित किया है वो भ्रमपूर्ण और वास्तविकता से दूर कही जा सकती है। ऐतिहासिक, दार्शनिक दोनों ही दृष्टिकोणों से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रारंभ का जो जन समुदाय है वह जितना लॉक ने शांत सामाजिक नैतिक बताया है उतना कभी भी नहीं रहा। लॉक की तरह प्राकृतिक अवस्था को आदर्श अवस्था के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी जो उसने आलोचना की जाती है लॉक के विचारों की वो है राज्य की स्थापना का उद्देश्य भौतिक नहीं। लॉक कहता है कि व्यक्तियों की जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य निर्मित किया गया, लेकिन इससे तो क्या लगता है कि राज्य और समाज का संबंध नैतिक विकास से न होकर भौतिक विकास से है, जो कि सही और वांछनीय नहीं कहा जा सकता। तीसरी आलोचना है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा त्रुटिपूर्ण। लॉक के द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था बताई गई है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर लॉक ने बहुत बल दिया है। उससे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये अधिकार निरपेक्ष हों, लेकिन किसी भी अधिकार की निरपेक्षता को पूर्ण स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए लॉक की जो विचारधारा है वो इस बात से ताल्लुक नहीं रखती कि व्यवस्था अंग को समाज में सर्वोपरि शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। चौथी जो आलोचना है वह है निरंतर क्रांति की आशंका। लॉक के द्वारा यह कहा गया कि यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करती है तो जनता के द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो जनता सदैव विद्रोह करती रहेगी और सरकार को कोई भी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करने देगी। अगली जो आलोचना है वह है राजसत्ता विभाजित नहीं। लॉक ने जो विवेचन प्रस्तुत किया है सामाजिक समझौते का
उसके अंतर्गत तो ऐसा लगता है कि राजसत्ता व्यक्ति और राजा के बीच में बटी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। राजसत्ता का कभी भी विभाजन नहीं किया जा सकता। वो एक व्यक्ति में या व्यक्ति समूह में होती है और उस राजसत्ता के द्वारा ही संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार लॉक के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की गई, लेकिन इसके बावजूद हम यह कह सकते हैं कि लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह पहला व्यक्ति था जिसने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का समर्थन किया है। उसने स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन, इन प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार करते हुए यह माना कि प्रत्येक व्यक्ति को ये प्राकृतिक अधिकार जो हैं वो निश्चित रूप से प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा उसने वैधानिक शासन का भी समर्थन किया है और शासन सत्ता को सीमित रूप से शक्ति देने की बात वह कहता है। इसके अलावा लॉक जो है वो व्यक्तिवाद का और उपयोगितावाद की दिशा में चलने वाला मार्गदर्शक भी है। उसने धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतिपादन किया है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की एक रूपरेखा जो है वो भी तैयार की है। इस प्रकार लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो भी आवश्यक उपाय हो सकते हैं उनकी बात अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्रस्तुत की है।